नमस्कार साथियों, मैं एक बार फिर भूपेश शर्मा आपके लिए एक नए वीडियो के साथ उपस्थित हुआ हूं, जिसका नाम है फ्रॉम द डायरी ऑफ एन फ्रैंक। ये हमारे क्लास 10th का 4th चैप्टर है और हमारे एमपीटेट के मेंस एग्जाम के लिए भी सिलेबस में दिया हुआ है। आइए आज हम इसके लाइन बाय लाइन डिस्क्रिप्शन को समझते हैं और इसमें आने वाले इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को भी हम ध्यान में रखते हैं। आइए चलिए, तो स्टार्ट करने से पहले मैं एक बार फिर सबसे कहना चाहता हूं, प्लीज़ जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए लेसन को स्टार्ट करते हैं। फ्रॉम द डायरी ऑफ एन फ्रैंक, ये जो चैप्टर है एन फ्रैंक की डायरी से लिया गया है। ठीक है, इसके राइटर भी कौन है? एन फ्रैंक ही है। बिफोर यू रीड, Anneliese Mary Anne Frank was born in 12th June 1929। एन फ्रैंक का जन्म 12 जून 1929 को हुआ था एंड शी वाज डाइड इन February एंड मार्च 1945। तो इसकी डेथ जो हुई थी फरवरी या मार्च के महीने में 1945 में हो गई थी। आप समझ सकते हैं इसकी डेट ऑफ बर्थ और डेट ऑफ डेथ से कि कितनी कम उम्र में यह बच्ची मर गई, यह बच्ची इस दुनिया को छोड़ के चली गई। एन फ्रैंक वाज ए जर्मन born Jewish girl who wrote while in a hiding with her family and 4 friends in Amsterdam during the German occupation of the Netherlands in World War II। ये घटना वर्ल्ड वार सेकेंड के समय की है। एन फ्रैंक जन्म से जर्मन थी जन्म से ज्यूस गर्ल थी और क्षेत्रीयता के आधार पर उसे जर्मन कहा जाता है। उसने यह डायरी अपने परिवार के साथ और अपने 4 दोस्तों के साथ में एम्स्टर्डम में छुपकर लिखकर पूरी की थी, जो कि वर्ल्ड वार सेकेंड के समय कार्य था। हर फैमिली हैड मूव टू एम्स्टर्डम आफ्टर द नाजीज गेन्ड पावर इन द जर्मनी बट वर ट्रैप्ड when the Nazis occupation extended into the Netherlands। उनका परिवार एम्स्टर्डम पहुंच गया था जब नाजियों ने जर्मनी में पावर अरेंज कर ली। मतलब जब नाजियों का जर्मनी में सत्ता में आ गए, जब वो पावर में आ गए, तो इन्होंने क्या किया? एम्स्टर्डम आ गए जर्मनी छोड़कर। ऐसा इसलिए था क्योंकि जर्मनी लोग ज्यूस गर्ल से नफरत करते थे। नाजी जो लोग थे वो ज्यूस लोगों से नफरत करते थे, इसलिए ये डर के मारे वहां से भाग आए और नीदरलैंड में आके रहने लगे। लेकिन समस्या तब हुई जब नीदरलैंड में भी जर्मन लोगों की स्थायित्व को बढ़ गया और वहां पर उनका प्रभाव रहा। एज persecutions against the Jewish population increased, the family went into the hiding in July 1942 in hidden room of his father Otto Frank's office building। जब जर्मन लोगों की ज़्यादा प्रभाव शुरू हो गया तो ज्यूस पॉपुलेशन के विरोध उन्होंने करना शुरू कर दिया। तो एन फ्रैंक, उनके पापा ओटो फ्रैंक, उनकी मदर, उनकी सिस्टर और अन्य कई लोग उनके साथ ओटो फ्रैंक के ऑफिस में एक हिडन रूम था, उस हिडन रूम में जाके छुप गए। आफ्टर 2 years इन हाइडिंग द ग्रुप वाज बेट्रेड एंड ट्रांसपोर्टेड टू बी कॉन्सेंट्रेटेड कैंप सिस्टम वेयर एंड डाइड। तो किसी ने धोखा कर दिया और 2 साल के बाद इनको कहाँ पर ट्रांसपोर्ट कर दिया गया? कॉन्सेंट्रेशन कैंप में भेज दिया गया। कॉन्सेंट्रेशन कैंप में ही एन फ्रैंक की डेथ हो गई। तो डेथ किस कारण से हुई? एन फ्रैंक ऑफ टाइफस एंड डाइड ऑफ टाइफस इन बर्जन बेल्सन्स विद इन द डेज ऑफ हिज सिस्टर्स मार्गोट फ्रैंक। फिर उसके बाद उनकी सिस्टर मार्गोट फ्रैंक का देहांत हो गया। हर फादर ओटो द ओनली सर्वाइवर ऑफ द ग्रुप। केवल और केवल ओटो फ्रैंक ही इनके ग्रुप में से केवल और केवल बचे हुए व्यक्तियों में से एक थे जो आखिरी समय तक बच पाए। रिटर्न टू एम्स्टर्डम आफ्टर द वार एंडेड। जब युद्ध के समापन हुआ तो केवल यही बच पाए और ये बचकर कहाँ पर आए? एम्स्टर्डम लौट के आए।
to find that the girls had been saved. Convinced that it was a unique record, he took action to have it published in the English under the name of the Diary of the Anne Frank Zengel. तो जब ये एम्स्टर्डम लौट के आए तो उन्हें इस एन फ्रैंक की एक डायरी प्राप्त हुई और इस डायरी को इन्होंने अपने पास सुरक्षित रखा और उन्हें लगा कि उनकी पुत्री की ये बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है, महत्वपूर्ण चीज है, तो उसे अपने साथ ले गए और उन्होंने इसको पब्लिश किया। द डायरी ऑफ ए यंग गर्ल के नाम से इसको पब्लिश किया अंग्रेजी में। द डायरी वॉज गिवन टू एन फ्रैंक ऑफ हर 13th बर्थडे and the chronicles that events of the life from 12th June 1942 until his final entry of 1st August 1944। इस डायरी, ये जो डायरी थी, ये डायरी एन फ्रैंक को उसके 13th बर्थडे पर एक उपहार के स्वरूप में दी गई थी, जब 12 जून 1942 को इसका डेट ऑफ जन्म दिवस मनाया गया। और तब तक उसके पास थी जब तक उसने इसके साथ फाइनल एंट्री नहीं लिख दी थी। फाइनल एंट्री कब लिखी थी? 1 अगस्त 1944 में। इट वॉज इवेंचुअली ट्रांसलेटेड फ्रॉम इट्स ओरिजिनल डच इनटू द मैनी लैंग्वेजेस। इस डायरी को कई भाषाओं में ट्रांसलेटेड किया गया। ये वास्तविक रूप से डच भाषा में लिखी जाने वाली पुस्तक थी और इसको कई भाषाओं में बदला गया। बिकेम वन ऑफ द वर्ल्ड्स मोस्ट वाइडली रीड बुक्स। और ये धीरे धीरे करके दुनिया की सबसे ज्यादा पढ़े जाने वाली किताबों में से एक किताब बन गई। देयर हैव ऑल्सो बीन सेवरल फिल्म्स। देखिए, इस किताब के ऊपर, इस डायरी के ऊपर, इस कहानी के ऊपर कई सारी फिल्में बनाई गई, टेलीविजन शो बनाए गए, थिएट्रिकल प्रोडक्शन बनाए गए और यहाँ तक कि ओपेरा भी इसके ऊपर बनाया गया। बेस्ड ऑन दिस डायरी, described as the work of the matures and the insightful mind, and diary provides an intimate examination of the daily life with Nazi occupations। ये डायरी ने उन सभी स्थितियों को, इन सभी परिस्थितियों को बताया कि किस प्रकार से जब नाजियों का आक्रमण चल रहा था उस समय उन्होंने किस प्रकार से 2 साल तक अपना जीवन व्यतीत किया। एन फ्रैंक हैज बिकम वन ऑफ द मोस्ट रिन्यूड एंड द डिस्कस्ड ऑफ द होलोकास्ट विक्टिम्स। एन फ्रैंक द्वितीय विश्व युद्ध के समय नाजियों के द्वारा किए गए संहार और उसके द्वारा किए गए अत्याचारों का एकमात्र सबूत थी जो सबके सामने प्रस्तुत हुई। आइए आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ेंगे, हम अपने चैप्टर को पढ़ेंगे। तो चैप्टर यहाँ से शुरुआत होता है, ठीक है। राइटिंग इन ए डायरी इज ए रियली ए स्ट्रेंज एक्सपीरियंस फॉर समवन लाइक मी। एन फ्रैंक कहती हैं कि डायरी में लिखना मेरे लिए एक बहुत ही आश्चर्यजनक अनुभव था, मेरे जैसे के लिए। नॉट ओनली बिकॉज आई हैव नेवर रिटन एनीथिंग बिफोर। ऐसा इसलिए केवल मैंने इससे पहले कभी नहीं डायरी में लिखा था। बट ऑल्सो बिकॉज इट सीम्स टू बी द लेटर ऑन द नाइदर आई नोर एनीवन एल्स विल बी इंटरेस्टिंग इन हिज म्यूजियम ऑफ द 13 years old स्कूल गर्ल्स। केवल मैंने ये पहली बार ही नहीं लिख रही थी, बल्कि मुझे यह लगता था कि कोई भी व्यक्ति मेरी 13 साल की उम्र की लड़की की बातों को कोई भी इंटरेस्टेड होगा कि नहीं होगा, कोई सीरियसली लेगा कि नहीं लेगा। ऑन वेल इट डजेंट मैटर। चलो कोई बात नहीं, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। वो अपने आप से कहती है मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। आई फील लाइक राइटिंग। मुझे लिखने की इच्छा हो रही है, इसलिए मैं लिख रही हूँ। I have an even greater need to get all kind of things all off my chest। और मुझे जो भी मेरे मन में आ रहा है उन सभी चीज़ों को मेरे लिखने की इच्छा जाहिर हो रही है, इसलिए मैं अब लिखना चाहती हूँ, इसलिए मैं अब लिख रही हूँ। कोई फर्क नहीं पड़ता कौन मेरे बारे में क्या सोचता है, कुछ नहीं। पेपर हैज मोर पेशेंस देन पीपल। यहाँ पर वो एन फ्रैंक कहने का कार्य करती है कि पेपर को लोगों से ज़्यादा धैर्य होता है। I thought of this saying on one of those days when I was feeling a little depressed and was sitting at home with my chin in my hands। तो एन फ्रैंक कहती हैं कि मुझे ऐसा कहते हुए मैं इस बात से इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मैं थोड़ी सी दुखी हूँ, थोड़ी सी मैं लिस्टलेस हूँ, थोड़ी सी मैं परेशान हूँ।
इतने परेशान होने के बावजूद भी, क्योंकि मैं बाहर नहीं जा सकती, अंदर छिपे हुए हूँ, तो ये सारी जो समस्याएं हैं, इन सभी समस्याओं के कारण मैं परेशान हूँ। आई फाइनली स्टेट्स वेयर आई वॉज ब्रूडिंग, यस पेपर डज हैव मोर पेशेंस। आखिरकार मैंने सोचा कि भाई मुझे क्या करना चाहिए, कुछ तो काम करने के लिए है नहीं, तो बैठे बैठे करें भी क्या, तो इसलिए लिखने के कार्य शुरू करें। तो हाँ, मैंने लिखना शुरू किया कि हाँ, वास्तव में पेपर को ज़्यादा पेशेंस होता है, धैर्य होता है। एंड सिंस आई एम नॉट प्लानिंग टू लेट एनीवन एल्स रीड दिस स्टिफ बैक्ड नोटबुक ग्रैंडली रेफर टू एज ए डायरी, तो मेरी ऐसी कोई योजना ही नहीं है कि आप सबको पढ़ने के लिए मैं कहूँ इस नोटबुक को, जिसका मोटा पेज है ना, इसका बैग जो कवर है वो थोड़ा सा मोटा है, तो मैं नहीं कहती। लेकिन unless I should ever find a real friend, it probably won't make a bit of difference. तब तक मुझे क्या है, कोई वास्तविक मित्र नहीं मिल जाता, तब तक मैं डायरी को अपना खुद का मित्र समझती हूँ, और थोड़ा सा ही मैं इनको अंतर जानती हूँ। Now I am back to the point, to the prompt me to keep a diary in the first place. I don't have a friend. चलिए अब मैं आपको बताती हूँ कि डायरी को मैं अपने पास रखने का सबसे प्रमुख कारण क्या है। सबसे प्रमुख कारण यह है कि मेरा कोई सच्चा दोस्त नहीं है। लेट मी पुट इट मोर क्लियरली, सिंस नो वन विल बिलीव्स दैट द 13-year-old गर्ल इज कंप्लीटली अलोन इन द वर्ल्ड। कोई भी मेरी बात पर विश्वास नहीं करेगा। मैं इसलिए इस बात को स्पष्ट करना चाहती हूँ कि कोई भी मेरी बात पर विश्वास नहीं करेगा कि एक 13 साल की लड़की का इस दुनिया में कोई भी नहीं है, वो अकेली है। तो वो कहती है एंड आई एम नॉट, और मैं हूं भी नहीं। आई हैव लविंग पेरेंट्स, मेरे जो है लविंग पेरेंट्स हैं, मेरे मुझसे प्रेम करने वाले मेरे माता पिता हैं। एंड 16-year-old सिस्टर, और मेरी एक 16 साल की बहन भी है। एंड देयर आर अबाउट 30 पीपल्स आई कैन कॉल फ्रेंड्स, और इसके अलावा भी मेरे आसपास करीबन 30 ऐसे लोग हैं जिन्हें मैं अपना दोस्त कह सकती हूँ। आई हैव अ फैमिली, मेरा परिवार भी है। लविंग आंट एंड अ गुड होम, मुझसे प्रेम करने वाली मेरी आंट भी है, एक बढ़िया परिवार भी है। नो, ऑन द सरफेस आई सीम टू हैव एवरीथिंग, लेकिन वास्तव में बात करूं कि लगता तो ऐसा है कि सब कुछ है मेरे पास, आगे पीछे सब कुछ है, परिवार है, बच्चे हैं, भाई है, बहन है, सब कुछ है, एक्सेप्ट माई वन ट्रू फ्रेंड, केवल एक सही अच्छे दोस्त को छोड़कर। अच्छा दोस्त और दोस्त दोनों ही अलग अलग बातें हैं। एक सच्चा दोस्त जो होता है वो हमेशा आपके साथ, आपके हर चीज के लिए खड़ा होता है, आपकी अच्छाई के लिए, आपकी बुराई के लिए, सब चीजों के लिए आपके लिए खड़ा होता है। ऑल आई थिंक्स अबाउट व्हेन आई एम विद फ्रेंड्स इज हैविंग अ गुड टाइम। मैं समझती हूँ कि अगर मैं कभी भी अपने साथ दोस्त के साथ रहूंगी तो वो मेरा सही समय होगा, अच्छा समय होगा। I can't bring myself to talk about anything but ordinary everyday things. मैं जितने भी लोग हैं मेरे पास, मैं से उन सब से सब बातें कर सकती हूँ, लेकिन जो मेरी पर्सनल बातें हैं मैं उनसे नहीं कर पाती। We don't seem to be able to get any closer. मुझे नहीं लगता कि मेरे परिवार, मेरे दोस्तों जो भी हैं वो सभी मेरे इतने नज़दीक हैं कि मैं उनकी सारी समस्याओं के बारे में उनसे बात कर सकूँ। Maybe it's my fault that we don't confide in each other. ऐसा भी हो सकता है कि ये मेरी गलती हो क्योंकि मैं एक दूसरे पर विश्वास नहीं कर पा रही। कन्फाइड का मतलब क्या है? टू टेल पर्सनल थिंग्स privately to a person that one trusts. In any case, that's just how things are, and unfortunately they are not liable to change. This is why I have started the diary. तो मुझे किसी भी स्थिति में ऐसा नहीं लगता कि ये मेरे क्या है दोस्त हैं। दुर्भाग्यवश से वे मेरे लायबल हैं या नहीं है ये मैं नहीं जानती, लेकिन मैंने डायरी में लिखना अब स्टार्ट कर दिया। टू एनहेंस द इमेज ऑफ द लॉन्ग अवेटेड फ्रेंड इन माई इमेजिनेशंस, आई डोंट वांट टू जॉट डाउन द फैक्ट इन द डायरी द वे मोस्ट पीपल्स वुड गो डू, बट आई वांट द डायरी टू बी माई फ्रेंड एंड आई एम गोइंग टू कॉल द फ्रेंड्स किटी। तो इन सभी तस्वीरों को, इन सभी पिक्चर्स को ध्यान में रखते हुए
मैं अपने इमेजिनेशन पर ध्यान रखते हुए जिस जिस मित्र के बारे में मैं सोचती रहती थी कि मेरा मित्र मुझे मेरी सहायता करेगा, जिसकी मैं कल्पना में हुई रहती थी कि मेरा मित्र मेरी सहायता करेगा, तो इसलिए मैं आज से अपनी डायरी को अपना दोस्त समझती हूँ और उसी के अनुसार कार्य करना चाहती हूँ। जहाँ तक है, मैं अपनी अपनी दोस्त डायरी के साथ कन्फाइड करना चाहती हूँ, चाहे कोई इस बात को स्वीकार करे या ना करे। Since no one would understand a word of my stories to Kitty if I were to plunge right in, I had better provide a brief sketch of my life, much as I dislike doing so. तो लेखिका बताती हैं कि यदि मैं बिना अपने परिवार का इंट्रोडक्शन दिए हुए सीधे कहानी पर पहुंचती हूं, तो कोई भी शायद मेरी कहानी को समझ पाए, है ना। क्योंकि ऐसा इसलिए है क्योंकि ये जानना जरूरी है कि कौन कौन पात्र है, क्या क्या करते हैं, क्या क्या नहीं है। उन सभी चीज़ों के बारे में मुझे आप सबको तभी क्या है आप मेरी बातों पर ध्यान दे पाएंगे जब आपको पता होगा। माई फादर द मोस्ट एडोरेबल फादर आई हैव एवर सीन। तो वो अपने पापा की प्रशंसा करती हैं कि मेरे पिताजी कैसे हैं, बहुत ही एडोरेबल। एडोरेबल का मतलब प्रशंसनीय। जितने भी मैंने लोगों को देखा है उनमें सबसे ज्यादा क्या है, एडोरेबल पर्सन है। He didn't marry my mother until he was 36 and she was 25. देखिए कितनी अच्छी तरीके से उन्होंने बताने का कार्य किया है कि एक 13 ईयर ओल्ड गर्ल्स ये बता रही है कि उनके पापा ने तब तक उनकी माँ के साथ शादी नहीं की जब तक कि वह 36 ईयर ओल्ड नहीं हो गए और उनकी माँ 25 की नहीं हो गई। इसका मतलब ये है कि इनके फादर की जो मैरिज हुई थी उनकी मदर से, तब उनके पापा की 36 के थे और उनकी माँ 25 की, यानी कि दोनों में 11 ईयर का डिफरेंस था। माई सिस्टर मार्गोट वॉज बोर्न इन फ्रैंकफर्ट इन जर्मनी इन 1926। मेरी बहन मार्गोट का जन्म फ्रैंकफर्ट जर्मनी में हुआ था जो 1926 में। आई वॉज बोर्न इन 12 जून 1929। मेरा जन्म कब हुआ था? मेरा जन्म 12 जून को हुआ था 1929 में। आई लिव्ड इन फ्रैंकफर्ट अंटिल आई वॉज 4। मैं जब तक 4 साल की नहीं हो गई तब तक मैं फ्रैंकफर्ट में ही रही। माई फादर एमिग्रेटेड टू हॉलैंड इन 1933। मेरे पिताजी एमिग्रेटेड प्रवासी होकर कहाँ पे आ गए? हॉलैंड में रहने के लिए आ गए 1933 में। माई मदर एडिथ हॉलैंडर फ्रैंक वेंट विथ हिम्स टू द हॉलैंड इन सेप्टेम्बर। तो मेरे पिताजी जब क्या है 1933 में आए तो उन्हीं के साथ मेरी मम्मी जो थी सितंबर में अपने मेरे पापा जी के साथ वहां पर पहुंच गई। while मार्गोट एंड आई वर सेंट टू एशियन टू स्टे विथ अवर ग्रैंडमदर। और इतने समय के लिए जब मेरी मम्मी और पापा दोनों ही कहाँ पहुंच गए? हॉलैंड पहुंच गए। तो इतनी देर के लिए मैं और मेरी बड़ी बहन मार्गोट फ्रैंक दोनों ही एशियन भेज दिए गए, जो जहाँ पर मेरी दादी माँ रहती थी। मार्गोट वेंट टू हॉलैंड इन दिसंबर एंड आई फॉलोड इन फरवरी। तो मार्गोट को कब ले गए? वो दिसंबर में ले गए और मुझे फरवरी में लेकर गए। When I was plunked down on the table as a birthday present for मार्गोट। तो मार्गोट का जब जन्मदिन था, उन जन्मदिन के दिन मुझे ले जाकर उसके सामने रख दिया गया और कहा गया कि देखो ये तुम्हारी जो छोटी बहन है वो तुम्हारा क्या है? गिफ्ट है। प्लंक डाउन का मतलब होता है टू पुट डाउन एज कैजुअल वे, साधारण रूप से उठा के रख दिया। नहीं, ये लो तुम्हारा गिफ्ट। तुम्हारा गिफ्ट क्या है? तुम्हारा गिफ्ट तुम्हारी छोटी बहन है। ठीक है। आई स्टार्टेड राइट अवे एट द मोंटेसरी नर्सरी स्कूल। मैंने हॉलैंड में मोंटेसरी नर्सरी स्कूल को ज्वाइन कर लिया। आई स्टेड्स देयर अंटिल आई वाज 6। जब तक मैं 6 साल की नहीं हो गई तब तक हम लोग हॉलैंड में ही रुके। एट विच टाइम आई स्टार्टेड इन द फर्स्ट फॉर्म। और उस समय मैंने क्या है पहली कक्षा में फर्स्ट क्लास में आ गई। इन द 6th फ्रॉम माई टीचर वाज माई क्यूपरस। जब मैं 6वीं साल में थी तब मेरी जो टीचर थी मिसेस क्यूपरस थी, द हेडमिस्ट्रेस। और वो हेडमिस्ट्रेस भी थी।
At the end of the year, we were both in tears as we said to the heart-breaking farewell. जब साल के अंत में हम वहाँ से चले तो हमारी और मेरी और मिसेस क्यूपरस की एक दूसरों की आंखों में आंसू थे, क्योंकि इससे पहले हम लोग कभी भी अलग नहीं हुए थे और 2 साल तक मैं वहाँ पर रही थी, तो वहीं पर मेरा पढ़ना लिखना जो भी हुआ था और मेरी हेड मिस्ट्रेस से मेरा मिलना जुलना इतना अच्छा हो गया था कि वहाँ से निकल पाना भी मेरे लिए कैसा हो रहा था, कठिन हो रहा था। In the summer of 1941, grandma fell ill and had to have an operation. 1941 की गर्मियों के सीजन में दादी माँ बीमार पड़ गईं और उनका ऑपरेशन कराना पड़ा। So my birthday passed with a little celebration. इसलिए मेरे बर्थडे के समय कैसा किया गया, थोड़ी बहुत सेलिब्रेशन किया गया, कोई ज़्यादा सेलिब्रेशन नहीं था। ग्रैंडमा डाइड इन जनवरी 1942 और एन फ्रैंक की दादी माँ का डेथ 1942 में हो गया था। नो वन नोज हाउ ऑफन आई थिंक ऑफ हर, कोई नहीं जानता मैं उनके बारे में कैसा समझती थी, कैसा जानती थी, मैं उनसे कितना प्रेम करती थी अपनी माँ दादी माँ से। दिस बर्थडे सेलिब्रेशन इन 1942, या अब मेरी बर्थडे जो थी 1942 का बर्थडे सेलिब्रेशन था, was intended to make up for the other, and grandma candles was lit along with the rest. जब मेरा बर्थडे मनाया गया तो मैंने अपनी दादी माँ के लिए भी एक अलग से मोमबत्ती भी जलाई, उनके प्रेम के लिए, उनके लिए। दादी माँ को मैं बहुत प्रेम करती थी, इसलिए मैंने उनके लिए भी एक मोमबत्ती जलाने का कार्य किया। The 4 of us are still doing well, and that brings me to the present date of the 20 June 1942 and the solemn dedication of my diary. और उन चारों में से हम सब लोगों ने जन्मदिन अच्छा मनाया। 20 जून 1942 से लेकर आज तक मैं उसी डायरी के साथ जुड़ी हुई हूँ और उसके ऊपर लिख रही हूँ। तो आइए, लेखिका ने क्या क्या लिखा है डायरी में, हम उसको समझते हैं। अभी तक हमने उनके दादी माँ के बारे में, है ना, उनके पिता ओटो फ्रैंक के बारे में, उनके मम्मी के बारे में, उनकी सिस्टर के बारे में हमने जाना। आइए उन्होंने डायरी में क्या लिखा है वो देखते हैं। उन्होंने 20 जून 1942 सैटरडे जो था 1942 में, उस दिन लिखना शुरू किया। उन्होंने लिखा, डियरेस्ट किटी, our entire class is quaking in its boots. The reason of course, it is the forthcoming meeting in which the teachers decide who will move up to the next form and who will be kept back. तो उसमें लिखती हैं डायरी में कि हे ये डियर किटी, लिखना शुरू करती है कि आज के दिन पूरी की पूरी क्लास क्वैकिंग कर रही थी। क्वैकिंग का इन इट्स बूट्स का मतलब होता है शेकिंग विथ फियर एंड विथ नर्वसनेस। वो कहते हैं कि वे डर के मारे कांप रही थी। किस लिए? थोड़ी चिंतित हो रही थी। क्यों? क्योंकि द रीजन ऑफ कोर्स इज द फोर्थ कमिंग मीटिंग, और कारण यह था कि आने वाली जो मीटिंग थी टीचर्स की, और उसमें वो डिसाइड करने वाले थे कि कौन बच्चा अगली कक्षा में जाएगा और कौन बच्चा पिछली क्लास में ही रह जाएगा। अब फेल और पास होने पर सभी लोगों को डर लगता है कि भाई कौन पास हो रहा है, कौन फेल हो रहा है, हर किसी को लगता है डर। उसी प्रकार से इनको भी डर लगा होता है। हाफ द क्लास इज मेकिंग बेट्स, आधे से ज्यादा बच्चे शर्त लगा रहे थे। क्या शर्त लगा रहे थे? जीएन एंड आई laugh ourselvely at the two boys behind us. जीएन मेरी दोस्त थी और मैं दोनों ही इस बात पर हंस रहे थे कि हम दोनों के पीछे दो लड़के बैठे हुए थे, सीएन और जैक्स, दोनों बैठे हुए थे और दोनों ही क्या कर रहे थे? who have staked their entire holiday saving on their bet, क्योंकि उन दोनों ने जितना भी उनके पास सेविंग थी वो सारी की सारी सेविंग को शर्त पर खर्च कर दिया था, एक दूसरे से चुनौती पर खर्च कर दिया था कि नहीं, हम तुम्हें बता रहे हैं, हम कह रहे हैं वही बात सही है। फ्रॉम मॉर्निंग टू नाइट इट्स यू आर गोइंग टू पास, सुबह से लेके शाम हो गई, दोनों लड़के जो पीछे बैठे हुए थे वो ये कह रहे थे नहीं नहीं नहीं, तुम पास हो जाओगे, यू आर गोइंग टू पास, तुम पास होने वाले हो, तुम चिंता मत करो, तुम पास हो जाओगे। आई नो आई एम नॉट, ये कह रहा था नहीं नहीं नहीं, हम नहीं पास होंगे, तुम जरूर पास हो जाओगे। यस यू आर, आई एम नॉट,
Even GS pleadings, glance and my angry outburst cannot calm them down. यहाँ तक कि मेरी साथी जो थी जीएन, उसने निवेदन भी किया, उनसे निवेदन करते हुए देखा उनकी तरफ, और जहाँ तक कि मैंने डांटते हुए भी कहा, लेकिन फिर भी वो शांत नहीं रहे। इफ, और दोनों आपस में कहते रहे नहीं नहीं हम पास नहीं होंगे, तुम पास हो जाओगे। हम, वो कह रहा है नहीं नहीं हम पास नहीं होंगे, तुम पास हो जाओगे। इफ यू आस्क मी, देयर आर सो मेनी डमीज दैट अबाउट अ क्वार्टर ऑफ द क्लास शुड बी केप्ट बैक। अगर कोई मुझसे पूछे तो मेरी क्लास में काफी सारे ऐसे बच्चे थे, करीबन 1/4 बच्चे थे, जिन्हें वापस पुरानी वाली क्लास में पहुंचाना चाहिए था। बट टीचर्स आर द मोस्ट अनप्रेडिक्टेबल क्रिएचर्स ऑन अर्थ। लेकिन जो टीचर्स होते हैं वो टीचर क्या है, अनप्रेडिक्टेबल होते हैं। अनप्रेडिक्टेबल का मतलब क्या होता है, जिनके बारे में कोई भविष्यवाणी नहीं कर सकता, कोई कुछ कह नहीं सकता, ऐसे प्राणी कहे जाते हैं पृथ्वी पर। आई एम नॉट सो वरीड अबाउट माई गर्लफ्रेंड्स एंड माई सेल्फ। मुझे अपनी दोस्तों के बारे में और मेरे बारे में कोई चिंता नहीं थी। वी विल मेक इट, क्योंकि हमने अच्छे पेपर हमारे गए थे। द ओनली सब्जेक्ट आई एम नॉट श्योर अबाउट इट्स मैथ। केवल एक ही सब्जेक्ट था जिसके में मैं निश्चित नहीं थी, और था मैथ। एनीवे ऑल वी कैन डू इज वेट। चलो कोई भी हो, अब हमें क्या करना था, अब हम कुछ कर तो नहीं सकते, अब हमें इंतजार ही करना था। Until then we keep telling each other not to lose heart। तब तक हम सब लोगों को क्या करना चाहिए था, हम सब लोगों को एक दूसरे से चर्चा करनी थी, बात करनी थी। हमें अपने हृदय को नहीं खोना चाहिए था। हृदय खोने का मतलब परेशान नहीं होना था, दुखी नहीं होना था। ठीक है। I get along pretty well with all my teachers, there are 9 of them। मैं सभी, मेरे जो सभी टीचर थे, उन सभी टीचरों से मेरी अच्छी पड़ती थी। और मेरे विद्यालय में 9 टीचर थे, 9 टीचर थे। 7 men and 2 women। 7 तो पुरुष थे और 2 महिलाएं थी। मिस्टर कीजिंग, द ओल्ड फॉगी हु टीच मैथ्स, वाज अनॉयड विथ मी फॉर एजेस। मेरे गणित के टीचर थे जिनका नाम था मिस्टर कीजिंग। बूढ़े भाड़े लोग थे, बूढ़े भाड़े व्यक्ति थे पुराने जमाने के, और वो हमें गणित पढ़ाते थे। ऐसा लगता था कि वो कई सालों से, कई वर्षों से मुझसे गुस्सा है। बिकॉज आई टॉक्ड सो मच। ऐसा इसलिए था क्योंकि मैं बहुत बात करती थी। आफ्टर सेवरल वार्निंग ही असाइंड मी एक्स्ट्रा होमवर्क। काफी चेतावनी देने के बाद उन्होंने मुझे एक होमवर्क दिया करने के लिए। एन ऐसे ऑन द सब्जेक्ट अ चैटर बॉक्स। उन्होंने मुझे एक ऐसे लिखने के लिए दिया जिसका नाम था ए चैटर बॉक्स। याद रखने वाली बात है, चैटर बॉक्स। ए चैटर बॉक्स, व्हाट कैन यू राइट अबाउट दैट। तो चैटर बॉक्स के ऊपर आप क्या लिख सकते हैं। आई हैड वरी अबाउट द लेटर। मुझे बहुत चिंता हो रही थी कि क्या लिखें क्या नहीं लिखें। आई डिसाइडेड, आई जोल्टेड डाउन द टाइटल ऑफ माई नोटबुक, टक्ड इट इन माई बैग एंड ट्राइड टू कीप क्वाइट। मैंने सोचा कि भाई इसके ऊपर मैं कुछ नहीं लिख सकती, इसलिए मैंने अपने बैग में अपनी पुस्तक को रखा और मैंने निश्चय किया कि अब मुझे क्या है, क्लास में शांति से चुपचाप बैठना पड़ेगा, नहीं तो क्या है, अब की बार पिटाई लग जाएगी। That evening, after I had finished the rest of my homework, the note about the essay caught my eyes। शाम के समय जब मैंने अपना होमवर्क पूरा कर लिया तो मेरी नज़र कहाँ पर गई, उसी ऐसे की हेडिंग पर गई। I began thinking about the subject while chewing the pen tip। तो मैं पेंसिल की एक किनार को चबाते हुए इस टॉपिक के बारे में सोच ही रही थी। Anyone could rambles on to leave big space between the words। हर एक कोई, जो व्यक्ति किसी टॉपिक के बारे में न जानता हो, उस टॉपिक के क्या करता है, दूर दूर शब्द लिखने का कार्य करता है जिससे पेज जल्दी भर जाए। But the trick was to come up with the convincing argument to prove the necessity of talking। लेकिन इन सबसे जरूरी ये थी कि हमें ये सिद्ध करना था कि मेरी बात करना क्यों जरूरी है। I thought and suddenly I have an idea। मैंने काफी सोचा, सोच के बाद मेरे मन में एक विचार आया। I wrote the 3 pages Mr. Keesing had assigned me and was satisfied। और सोचने के बाद मैंने क्या किया, मैंने कि मिस्टर कीजिंग ने जो मुझे होमवर्क दिया था उसके ऊपर मैंने 3 पेज भर दिए। I argued that talking is a student trait।
and that I would do my best to keep it under control. मैंने उसमें बताया कि स्टूडेंट का ये ट्रेट होता है, अधिकार होता है क्लास में बात करने का, और मैं आपको आशा दिलाती हूं कि आगे चल के मैं इसको कंट्रोल करने का प्रयास करूंगी. But that I would never be able to cure myself of the habit, since my mother talked as much as I did, if not more, and that there no much you can do about the inherited traits. लेकिन आगे लिखने का कार्य करती है, आगे लिखने से बताती है कि मैं I would never be able to cure myself, लेकिन मैं अपने आप को ठीक नहीं कर सकती क्योंकि ये मेरी आदत है, और ये आदत मेरी इसलिए है कि my mother talked as much as, क्योंकि मेरी माँ भी क्या है, इसी प्रकार से बात करती हैं, है ना, और ये उनकी क्या है, आदत है. That's there no much you can do about inherited traits. लेकिन तो inheritance क्या मतलब, traits क्या मतलब, क्या होता है, qualities that one gets from our parents. उत्तराधिकार में प्राप्त हुई आदतों को हम inherited traits कहते हैं. Mr. Keesing had a good laugh at my argument. मेरी बातों को सुनकर, पढ़कर बड़े ही हंसे. But when I proceed to talk my way through the next lesson, he assigned me a second essay. अब हंसे तो ठीक है, लेकिन दूसरी बार जब उन्होंने फिर से लेसन पढ़ाना शुरू किया तो मैंने फिर से बात करना शुरू किया. जब मैंने फिर से बात करना शुरू किया तो उन्होंने फिर से मुझे एक ऐसे लिख के ले आने के लिए कह दिया. This time it was supposed to be an incorrigible chatterbox. Incorrigible. इस बार उन्होंने क्या है, चैटरबॉक्स के टाइटल को हटाकर उसकी जगह पर क्या कर दिया, इनकॉग्रेबल चैटरबॉक्स. इनकॉग्रेबल का मतलब होता है एक ऐसी वस्तु, एक ऐसी चीज जिसको ठीक ना किया जा सके. I handed it in and Mr. Keesing had nothing to complain about for 2 full lessons. मुझे ये पकड़ा दिया गया. अब मैंने अपने मुंह को बिल्कुल बंद कर लिया और 2 अगले चैप्टर तक, अगले लेसन तक मैंने कुछ नहीं बोला. However, during the third lessons I had finally had enough. और जब तीसरा लेसन शुरुआत हुआ तो फिर तो मैं फिर से बात करना शुरू हो गई. Anne Frank has punished for talking in class. Write an essay entitled "Quack Quack Quack," said Mrs. Chatterbox. अब उन्होंने फिर से गुस्सा होकर मुझे तीसरी बार फिर से डांटते हुए मुझे क्या दे दिया, एक ऐसे दे दिया लिख के लाने के लिए जिसका टाइटल था क्वैक 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 सेड मिस्ट्रेस चैटरबॉक्स. द क्लास रोड. इस बात को सुनकर पूरा का पूरा क्लास क्या है, जोर जोर से हंसने लगा. आई हैड टू लाफ. मुझे भी हंसी आ गई. दो आई हैड नियरली एक्सक्यूस्टेड माई ingenuity on the topic of the chatterbox. क्योंकि इस घटना के बाद जो मैंने चैटरबॉक्स पहले निबंध लिख दिया था, उसके बाद मेरे जितने भी अंदर ओरिजिनल विचार थे, जितने भी इन्वेंशंस थे, वो सारे के सारे इन्वेंसिव खत्म हो चुके थे. जितना भी मुझे यूज करना था मैं सारे पहले ही चैप्टर में यूज कर चुके थे, लेकिन अब मेरे पास कुछ भी लिखने के लिए नहीं था. It was time to come up with the something else. अब वह समय था कि मुझे इसके अलावा कुछ और करना था. Something original, कुछ ओरिजिनल चाहिए. My friend's son, who is good at poetry, offered to help me write the essay with from beginning to end of the verse and jumped for joy. तो मेरे दिमाग में कोई चल ही नहीं रहा था विचार कि क्या करें क्या नहीं करें. तभी मेरा एक दोस्त था सेन, वो आया और उसने मुझसे कहा कि वो उसकी मदद कर सकता है. किसकी? एन फ्रैंक की. लेकिन वो कर सकता है किसमें? पोइट्री में. वो कहानी नहीं लिख सकता. उसने कहा कि हम तुम्हें लिखवा तो देंगे लेकिन पोइट्री में लिखवा सकते हैं. मेरी खुशी का ठिकाना नहीं रहा. मिस्टर कीजिंग वाज ट्राइंग टू प्ले अ जोक ऑन मी विथ हिज रेडिकुलस सब्जेक्ट, बट आई हैड मेक श्योर द जोक ऑन हिम. अब मैं निश्चिंत हो गई कि जो मिस्टर कीजिंग मेरा मजाक उड़ाना चाहते थे, अब मैं उनका मजाक उड़ाऊंगी, उनके वो टॉपिक पर लिख के ले आते. आई फिनिश्ड माई पोएम एंड इट वॉज ब्यूटिफुल. मेरी कविता खत्म हुई और बड़ी सुंदर कविता थी. इट वॉज अबाउट ए मदर डक एंड ए फादर स्वन. ये किसके बारे में थी? एक बतख के बारे में थी, मदर बतख के बारे में थी और एक स्वान के बारे में थी. विथ 3 बेबीज डकलिंग्स.
और उसके 3 बच्चे भी थे। who were beaten to death by the father because they quacked too much। उनके फादर स्वयं ने उन्हें पीट पीट के क्या है खत्म कर दिया। क्यों? क्योंकि वे बच्चे जो थे बहुत ज्यादा बात करते थे, क्वैक क्वैक करते रहते थे। लकीली मिस्टर कीजिंग टुक द जोक द राइट वे। भाग्यवश मिस्टर कीजिंग को यह जो मेरा जोक था बहुत अच्छा लगा। ही रीड द पोएम टू द क्लास एडिंग हिज ओन कमेंट्स। उन्होंने पूरी क्लास में खड़े होकर मेरी कविता को पढ़ के सुनाया और अपने कमेंट भी दिए। एंड सेवरल अदर क्लासेस एज वेल। और कई कक्षाओं में जाकर उन्होंने उस कविता को पढ़ के सुनाया। सिंस देन आई हैव बीन अलाउड टू टॉक एंड हैवंट बीन असाइंड माय एनी एक्स्ट्रा होमवर्क। फिर उसके बाद उन्होंने मुझे कभी नहीं रोका, बात करने से भी नहीं रोका, ना ही मुझे एक्स्ट्रा होमवर्क दिया। ऑन द कॉन्ट्रेरी मिस्टर कीजिंग ऑलवेज मेकिंग जोक्स दीज डेज। इसके विपरीत मिस्टर कीजिंग अब मेरे साथ हमेशा कैसे रखते थे? जोक रखते थे। योर एंड। इस प्रकार से हमने आज फ्रॉम द डायरी ऑफ एन फ्रैंक चैप्टर खत्म कर लिया है। उम्मीद है आप सबको समझ में आया होगा। अपने अपने कमेंट जरूर करें, जरूर बताएं कि आपको कैसा लगा चैप्टर। जिन भाइयों ने, जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।